आज मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि सरपंच कैसे बनते हैं। काफ़ी बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, उस पे लगने वाले कौन कौन सी धारा होती है, उसकी क्या योग्यताएं होती हैं सरपंच बनने के लिए, क्या क्या उसके काम होते हैं, कौन कौन सी धाराएं उस पर लगती हैं, कैसे लगती है और कब लगती है, कहाँ कहाँ लगती है, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और इसकी योग्यता क्या है, मैं बात को तो ये लेकर के इसकी योग्यता क्या होती है, क्योंकि पुराने ज़माने हम जानते थे, पुराने ज़माने में अनपढ़ लोग भी सरपंच बना करते थे, तो उसको पूरी तरीके से नॉलेज ना होने के कारण वो किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा सुविधा गाँव को नहीं पहुंचा सकते थे। हो सकता था जितना अपराध भी करते थे, कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पद पर रहते हुए भी अपराध करते हैं। अब किसी को पता नहीं, शिकायत तो कौन करे उसकी। तो आज ये सब जानेंगे हम इसी वीडियो के अंदर। आज हम आपको बताएंगे कि क्या क्या योग्यताएं होती हैं, कैसे कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। और इसकी जो वर्णन किया गया है तो भारतीय संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर कौन से भाग के अंदर किया गया है, इसका वर्णन कब किया गया था, कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है, ये सब आप आज को हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सरपंच होता क्या है। सरपंच एक गांव का मुखिया होता है जो गांव का प्रतिनिधित्व करता है। हम सबको पता है, हर एक गांव के अंदर मुखिया होता है। और दूसरी बात यह है कि उसके कर्तव्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम योग्यता जानेंगे कि इसकी पहले योग्यता क्या होती है। योग्यता ये होती है कि पुराने ज़माने में लोग तो वैसे ही बन जाते थे, किसी प्रकार का कोई उसको नॉलेज नहीं होता था, लेकिन वर्तमान के अंदर इसको 12 पास अनिवार्य कर दिया गया है कुछ नए नियमों के अनुसार। और 21 उम्र तो आपको पता है, कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, ये अनिवार्य कर दिया गया। हमारे अभी तक कम है, 17.5 ही हुई अभी तक, तो 21 वर्ष कर दिया गया है इसको उम्र में। और इसका जो वर्णन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संविधान के अंदर जो इसका वर्णन किया गया है वह 9वें भाग के अंदर किया गया है। 9वें भाग का पंचायतों के बारे में किया गया, कैसे चुनाव लड़ती है, उसका क्या क्या कार्य होता है, कैसे कब को उसके, ये सब ऐसा है। तो 9वां भाग है, उसके अंदर जब आप भारतीय संविधान को खोलेंगे तो उस 9वें भाग के अंदर आपको एक अनुच्छेद मिलेगा, 243 अनुच्छेद। उसमें आप पाएंगे इन सब का वर्णन पाएंगे। देखिए 243 अनुच्छेद है, इनको भारतीय संविधान में 1992 में जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के तहत। और इसमें कुछ भाग दिए गए हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना रोमन संख्याओं के अंदर क ख ग, ऐसे हम पढ़ते हैं। जैसे I1 होता है, उसके अंदर क ख ग ऐसे होता है, फिर I2 होता है, मतलब ये भाग होते हैं। उपभाग यानी कि अनुच्छेद है, आर्टिकल जो है 243 आर्टिकल है, उसके अंदर उपभाग दिए गए छोटे छोटे, उसके अंदर कहा गया, और उस अलग अलग भाग के अंदर अलग अलग कहा गया। सबसे पहले ये जो 243 अनुच्छेद है यह डी भाग से शुरू होता है, और भारतीय संविधान के 9 भाग के अंदर अनुच्छेद 243 है, उसका जो डी भाग है वो यह कहता है कि SC ST और महिलाओं के लिए विशेष रूप से आरक्षण है। और महिलाओं के लिए तो कम से कम एटी लेस्ट 1/3 आरक्षण जो है अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि 33.33%। दशमलव के बाद में एक एक संख्या बोली जाती है। 33.33% आरक्षण है वो अनिवार्य कर दिया गया है। और अगले भाग में हम चलेंगे 243 के, डी हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम चलेंगे ई में यह कहा गया है कि जो सरपंच का कार्यकाल होता है वो एक निश्चित होता है, 5 साल तक निश्चित होता है। समझ गए ना बात को? हाँ। उसके बाद में एफ में भी यही कहा गया है, ई के बाद में एफ में भी यही कहा गया है कि वह कार्यकाल के बारे में। आगे हम चलेंगे जी के बारे में। जी क्या कहता है? जी यह कहता है कि जो सरपंच है उसको कुछ
कार्य को लेकर के, यानी कि गांव के जो कार्य होते हैं उसको लेकर के कुछ सरकारी फंडों का सदुपयोग करना, कुछ कार्य को लेकर के कुछ विकास के लिए कार्य करवाना, गांव को लेकर के गांव में कुछ अच्छे खास कुछ कार्य करना अपनी पहचान बनाने के लिए। तो ये सब कहा गया है 243 जी के अंदर, आर्टिकल 243 का जो जी भाग है उसके अंदर कहा गया है। और इस जी के अंदर आप लोग देखेंगे तो 11वीं अनुसूची शामिल है, और 11वीं अनुसूची के में कुछ विषय शामिल किए गए हैं। कुल 29 विषय, 29 विषय वो शामिल किए गए हैं। तो कुछ विषय में आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, सबसे पहले तो मतलब जो कृषि होती है वो शामिल किया गया है। दूसरी बात है शिक्षा, तीसरा है पानी, सड़क, स्वच्छता, स्वास्थ्य, इन सब को लेकर के आर्टिकल जो 243 का जी भाग है उसके अंदर शामिल किया गया है। आगे हम बढ़ेंगे क्या क्या होता है। अब इसको हमने योग्यता तो हमने बता दी, 21 ईयर्स अनिवार्य कर दी गई है, और 12 पास योग्यता है। समझ गए ना? हाँ, अब हम बात करेंगे कुछ अनुच्छेद की हमने बात कर ली। अब हम कुछ धाराओं को लेकर के बात करेंगे, इस पे कौन कौन सी धाराएं लगती है, कैसे लगती है, कहाँ लगती है, कब लगती है। तो जो धारा है सबसे पहले क्रिमिनल इंडिमिनेशंस, यानी कि डराने धमकाने के लिए कुछ धाराएं, क्योंकि अपराधी होते हैं, हर एक चीज के अपराधी होते हैं, चाहे सरपंच हो। इसीलिए तो कहते हैं कि काम ऐसा करो कि पक्ष वालों की संख्या कम हो जानी चाहिए, लेकिन जलने वालों की संख्या कभी कम नहीं होनी चाहिए। तो सरपंच बनेगा तो कुछ तो खुश होंगे लोग, तो कुछ जलेंगे भी। हाँ, साइंस में भी अपराधी है, तो इसमें क्यों ना। समझ गए? तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले एक धारा 351 धारा। तो पुराने जमाने में आईपीसी की धारा हुआ करती थी 500 से, वर्तमान में इसको बीएनएस की धारा में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि भारतीय नागरिक संहिता। समझ रहे? 351 है। पुराने जमाने में आईपीसी की धारा हुआ करती थी। आईपीसी क्या बोलते हैं इसको? इंडियन पेनल कोड। समझ गए? यानी कि भारतीय दंड संहिता। पुराने जमाने जब से संविधान लागू हुआ था तब से लेकर के अब कुछ समय पहले इसको आईपीसी की धारा माना करते थे, 500 से धारा हुआ करती थी, और वर्तमान में इसको बीएनएस में कन्वर्ट कर दिया गया है, भारतीय नागरिक संहिता। ठीक है? तो वर्तमान में ये जो धारा है 351, यानी कि 351 धारा में 351 धारा क्या कहती है? यह कहती है कि यदि कोई सरपंच है, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसको डराने धमकाने और उसको संपत्ति छीनने की कोशिश करा है, तो उस पर धारा लगेगी। यह है 351 धारा, और इसके तहत उसको सजा मिलेगी, 2 से लेकर के 5 साल की जेल भी हो सकती है, और उसको 5 से लेकर के 10 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। आगे चलेंगे हम, तो आगे हमें एक धारा और मिलेगी। उस धारा, वो धारा है 132 बीएनएस की। वर्तमान में, पहले पुराने जमाने में ये आईपीसी की धारा हुआ करती थी, भारतीय दंड संहिता की धारा हुआ करती थी। उस समय ये थी आपके 353 धारा, और वर्तमान में इसको बीएनएस में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। तो 132 धारा क्या कहती है? 132 धारा यह कहती है कि यदि कोई सरपंच है, अपना सरकारी कार्य निभा रहा है, और ऐसे अपराधी लोग जो उसको सरकारी कार्य करने से रोक रहे हैं, सरकारी कार्य करने नहीं दे रहे हैं, उस पर आपराधिक बल का उपयोग कर रहे हैं, तो उस पर धारा 100 बीएनएस की धारा 132 धारा लगेगी, जो पुराने जमाने में आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा हुआ करती थी 353, वो लगेगी, और उसको 2 से 5 साल की जेल हो सकती है, 5 से लेकर के 10 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। और वर्तमान में एक धारा बनाई गई है, बहुत शानदार धारा है, 226 धारा। 226 धारा को लेकर के मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए, आपको भी समझाऊंगा कि बट कैसे होता है सब का। देखिए, तो 226 धारा है, ये यह कहती है कि यदि कोई सरपंच है, सरकारी कार्य कर रहा है, और ऐसा अपराधी नालायक जो उसको बोल रहा है कि तूने इस गांव का विकास नहीं करना है, तेरे को यदि तूने कर दिया तो तेरे पे मैं आत्महत्या करूंगा, चाहे फांसी खाऊं, चाहे कुएं के अंदर गिरूं, या चाहे जेल खाऊं, कुछ भी करूं। ऐसा जब कोई करता है
तो उस पर धारा लगेगी 226 BNS की। और उससे समाधान छुटकारा कैसे पाया जाए? देखिए, आपको यदि कोई ऐसा महानाला कोई पीछे पड़ गया है तो आप जा करके पास में पुलिस चौकी पे उसको लिखित शिकायत दे सकते हैं। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पहली बात तो उसको करनी पड़ेगी क्योंकि उसका कर्तव्य होता है। यदि नहीं भी कर रही है तो आप SP, जिसको हम पुलिस अधीक्षक कहते हैं, या कोर्ट में जा करके उसका कोर्ट का दरवाजा 156(3) के तहत आप खटखटा सकते हैं। और जब भी आपको जज बाहर आए पूछे कि आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं, तो आप धारा बता सकते हैं कि मैं धारा 226 के तहत आपके यहाँ मौजूद हूँ, मेरी कुछ समस्या है, तो उसको आप स्वीकार कीजिएगा, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप इसे कीजिएगा तो आपका तुरंत समाधान हो जाएगा। और एक धारा और है जो 186 धारा हुआ करती थी पुराने जमाने में भारतीय दंड संहिता की। ये धारा क्या कहती है? ये धारा यह कहती है कि यदि कोई अपराधी सरपंच को जानबूझ करके उसके कर्तव्य में बाधा डाल रहा है, जानबूझ करके, उसको सबको पता है कि होने वाला इसका गलत का नतीजा हमेशा गलत ही होता है और सही का हमेशा सही होता है। जो गलत कहते हैं ना कि जलने वालों की संख्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो आपका साथ देने उसकी संख्या कम हो जानी चाहिए। तो ऐसे ही लेकर के जो लोग जलने वाले, जो साथ रह करके सल करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में ये धारा कहती है 186। इसीलिए तो कहते हैं कि काम करना हमेशा अच्छा करना, बुरा तो करना ही क्यों। काम करो तो हमेशा अच्छा करो, बुरा तो करना ही क्यों। भाई एक निर्जीव चीज लड़ सकती तो हम सजीव क्यों नहीं लड़ सकते? कैसे जानते कि एक माटी का दिया जो सारी रात अंधेरे से लड़ता है, तू भगवान का दिया तू किस बात से डरता है? हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर को ढूंढता है। तो ठीक इसी प्रकार जो धारा हम समझेंगे, IPC की धारा 186 वो कहती है कि जानबूझ करके सरपंच जो कार्य कर रहा है उसके कार्य में बाधा डालना जानबूझ करके, तो उस पर धारा लगेगी भारतीय दंड संहिता की 186 धारा। समझ गए? और कभी कभार क्या होता है, हमने ये जो अभी तक हमने जो धाराएं पढ़ी है ये सब सरपंच के पक्ष में थी धाराएं, और सरपंच पे विपक्ष में धारा है कुछ ऐसी जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। कुछ धाराएं ऐसी है जो सरपंच के विपक्ष में है। कैसे? चलिए जानते हैं। क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसा नालायक सरपंच बन जाता है जो गांव के लिए ना तो कुछ कर सकता है, हाँ लूट मार बहुत कर सकता है। जैसे मैं आपको कुछ धाराओं बताऊंगा, जैसे उसके विपक्ष की धाराएं। सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम को लेकर के धाराएं हैं, 38 धारा है। वो धारा क्या कहती है कि सरपंच है जो या तो कोई अपने सरकारी पद पर रहते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाता है और सरकार द्वारा दिए गए फंडों का दुरुपयोग करता है, और उसमें यह भी कहा गया है कि यदि वार्ड पंच सरपंच के कार्य से खुश नहीं है तो वोटिंग होती है। सबसे पहले क्या होता है, यदि वार्ड पंच है किसी गांव का, तो वो जो सरपंच कार्य कर रहा है उसके कार्य से वो खुश नहीं है, तो सबसे पहले तो वो मीटिंग कराएगा, क्योंकि ये सरकार का नियम है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता उस पर। हमारी कोई आम समस्या नहीं, ये तो एक सरकारी समस्या है, तो उसका तो समाधान करवाना पड़ेगा। ये किसी लोग से निपटने वाला नहीं होता है, जो जानकार होता है उसी से निपटेगा। देखिए कैसे, वो जो वार्ड पंच है वो सबसे पहले मीटिंग कराएगा। जैसे बड़ी ग्राम पंचायत है, वहाँ से आसपास की पंचायतों के लोगों को, मुखियों को इकट्ठा करेगा, उसकी एक मीटिंग बनाएगा, फिर वोटिंग करेगा। क्योंकि जब वो आय सरकार के फंडों का दुरुपयोग कर रहा है तो वार्ड पंच ही नहीं, गांव के लोग भी सरपंच से तंग आ रहे होते हैं उस समय। तो उस समय क्या होती है, पहले वोटिंग होती है, वोटिंग कराई जाती है कि लोग कितने लोग हैं सरपंच के पक्ष में हैं और कितने लोग हैं सरपंच के विपक्ष में। यदि पक्ष वालों की संख्या ज्यादा है तो सरपंच को उसके पद पे छोड़ दिया जाता है कि तू अब अपने पद को संभाल सकता है। यदि विपक्ष वालों की संख्या ज्यादा है कि इस सरपंच में पसंद नहीं है,
ये ज़्यादा दुरुपयोग करता है, ये नालायक है, ये शराब वराब गांजा वांजा पी करके सबको ये ऐसे गालियाँ वालियाँ देता है रात को, ठीक है। तो उस समय यदि विपक्ष की जब वोटिंग ज़्यादा होती है तो वार्ड पंच से सरपंच को उसके पद से हटा सकता है, सरपंच को उसके पद से हटा सकता है कि अब तूने जो ये पद संभाल लिया वो काफ़ी, इतने साल तक तेरे से जो करना था वो तेरे से हो गया, अब तू जा तेरे घर, ठीक है। तेरे को जितना खर्चा लगा था वो ठीक है, हो गया, तेरे कर्म ही ऐसे थे। यदि तेरे अंदर बुद्धि होती तो तू इस पद को संभाल सकता था, बुद्धि नहीं थी तभी तो ये इतना सब कुछ हो गया, ठीक है। हाँ, तो सब ऐसी मीटिंग की जाती है और उसके तहत उसको सजा दी जाती है, मतलब उसको अपने पद से निलंबित या बर्खास्त किया जाता है। समझ गए ना इस बात को लेकर के। और धारा जो है, अब कुछ एक धारा है, 316 धारा है, जो वर्तमान में बीएनएस की धारा है। पुराने जमाने में ये आईपीसी की धारा हुआ करती थी, 409 धारा। ये क्या कहती है? ये कहती है कि सरपंच है जो अपने सरकारी पद पर रहते हुए वो अविश्वास प्रस्ताव लाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो उसको लेकर के उसको सजा हो सकती है, 10 साल तक की कैद जेल हो सकती है उसको। और अब धारा आती है 332 धारा। 332 धारा बहुत, देखिए एक बार गौर से, बहुत शानदार धारा है। ये धारा ये करती है, तो पुराने जमाने में ये आईपीसी की धारा हुआ करती थी, भारतीय दंड संहिता की, जिसको हम कहते हैं इंडियन पेनल कोड, और वर्तमान में इसको बीएनएस कर दिया गया है, भारतीय नागरिक संहिता। 332 धारा यही कहती है कि यदि कुछ सरपंच अपने सरकारी पद पर रहते हुए धोखाधड़ी कर रहा है या जालसाजी कर रहा है। अच्छा, जालसाजी का अर्थ क्या होता है? जालसाजी का अर्थ ये होता है नकली बिल बना करके पैसे निकाल रहा किसी के खाते से, ठीक है। और वह अपने जो ग्राम पंचायत की भूमि है वो गलत जगह पे इस्तेमाल करना, या ये हो सकता है कि वह किसी के साथ अत्याचार कर रहा हो, किसी के धन लूट रहा हो, या कुछ ऐसी प्रस्तावों को लेकर के 332 धारा लगती है और इसके तहत उसको सजा हो सकती है और उसको अपने पद से निलंबित कर दिया जाता है। तो यहीं तक सी आज की जानकारी, और हो सके आप समझ पाए तो इसको सपोर्ट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।